जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आज प्रीति कंसल आत्म ग्रीन स्कूल अधेश्वर भरूच से आपको क्लास 7 को बच्चों आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है धनपुर लश्कर। आज मैं आपको इस लेसन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी कि धनपुर लश्कर के लेसन में क्या है। जैसे कि धनपुर लश्कर के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था जब हमारा देश में है युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हमारा विश्व युद्ध का जो हुआ था वो 1918 में हुआ था, पहला विश्व युद्ध। और फिर दूसरा विश्व युद्ध हमारा हुआ असम और उसके आसपास कई देशों की फौजें जमा हो गई थी। जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो वहाँ पे असम और उसके जो असम हमारा जो राज्य है उसके आसपास कई देशों की फौजें जमा हो गई थी। इधर ब्रिटिश आर्मी स्थानीय जनता और सितम ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। तब आम लोगों ने देश सेवक संगठनों से जोड़कर अपने प्राणों की आहुति देकर आतंकियों को सबक सिखाया। हाँ तो बच्चों ये जो लेसन है, एक मिनट, हाँ, जो धनपुर लश्कर का जो लेसन है इसमें विश्व युद्ध के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध आपका 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक ये विश्व युद्ध चला था। लगभग 6.25 साल ये विश्व युद्ध चला था। और जो इस विश्व युद्ध का कारण था वो ये उस विश्व युद्ध का कारण था कि साम्राज्यवाद कि सब लोग अपना अपनी शक्तियाँ अपना साम्राज्यवाद स्थापित करना चाहते थे। सब लोग अपना शक्तिशाली धन अर्जित करना चाहते थे, सब देश के लोग। तो इस वजह से ये युद्ध हुआ था। फिर हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था। वो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक वो हुआ था। वो लगभग आपका 6 साल पूरे वो चला था। ये बहुत भयंकर विश्व युद्ध था सेकेंड वाला। और जो ये विश्व युद्ध का कारण था, यहाँ पे जो विश्व युद्ध के कारण होने का था कि यहाँ पे लोगों ने अपनी जो ऑस्ट्रिया और जो यूरोपियंस लोग थे उन लोगों के आपसी संबंधों के कारण ये विश्व युद्ध शुरू हुआ था। सेकेंड थिंग कि इस जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो युद्ध हुआ था इसमें 70 देशों की जल सेना, थल सेना, वायुसेना ने इस युद्ध में शामिल हुए थे। और लगभग इस विश्व युद्ध में जब 5 से 7 करोड़ लोगों की जानें गई थी विश्व युद्ध में। और जो ये विश्व युद्ध का आधार था तो वो 2 आधार उन्होंने बनाए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में कि उन्होंने 2 आधार बनाए थे। तो उसी पर जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसी के आधार पर ये हमारा जो लेसन है धनपुर का लश्कर, उसके बारे में बताया गया है कि धनपुर के जो हमारे लेखक हैं, हमारे इसके जो लेखक हैं वो है वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ये कहते हैं कि जो एक बार मैं पहले आपको इसके जो लेखक हैं उनके बारे में बताती हूँ। वीरेंद्र जो भट्टाचार्य है वो एक उपन्यासकार थे, नोवेल लेखक थे वो। तो उनका जन्म असम में हुआ था। जन्म असम के पूर्वी अंचल के गांव टेकिया खोवा में 14 अक्टूबर 1924 को हुआ था। ये असम से बिलोंग करते थे, असम में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इन्होंने वहाँ की घटना के बारे में बताया। अध्यापन और पत्रकारिता से जुड़ाव रहा इनका हमेशा, पत्रकारिता और अध्यापन से इनका हमेशा जुड़ाव रहा है। या रुइंडंगम उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और मृत्युंजय उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने के लिए का भी श्रेय इन्हें मिला है। यह पाठ इसी उपन्यास का एक अंश है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ अंधेरा उजाला और पाखी घोड़ा।
तो उन जो ये पार्ट है उसी जो इन्हें ज्ञान जिसका मृत्युंजय उपन्यासकार है उसी का एक पार्ट है, पार्ट लिया गया है उसी उपन्यास में से इन्होंने इसके बारे में बताया है। क्या बताया है अब वो मैं आपको बताती हूँ। क्या बताया है कि जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा यानी कि 1939 में जब दूसरा वर्ल्ड वार शुरू हुआ, असम और उसके आसपास के कई देशों की फौजें जमा हो गई थी। जो असम राज्य है बच्चों वो आपके वेस्ट में आता है, हमारे ईस्ट जो हमारा जहाँ पे वेस्ट वाला हमारा है, नॉर्थ में हमारे सारे हिल स्टेशंस हैं, ये आपका जम्मू कश्मीर वगैरह और ये क्या कहते हैं हिमाचल, ये हमारे नॉर्थ में आते हैं। जो वेस्ट वाला एरिया है उसमें आपके असम है, अरुणाचल प्रदेश है, आपका क्या कहते हैं मेघालय है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, ये सब जो है ये आपके वेस्ट में आते हैं। तो वेस्ट में से ही उनमें से एक राज्य है असम। तो असम और उसके आसपास के कई देशों की फौजें जमा हो गई चुकी थी। इधर ब्रिटिश आर्मी स्थानीय जनता पर सितम ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। हमारा जब ये युद्ध छिड़ा 1939 को 1 सितंबर 1939 को, क्योंकि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारा देश कब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले ब्रिटिश ही रूल करते थे, ब्रिटिश ही हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, उन्हीं का ही हमारे देश में शासन चलता था। तो उस टाइम में लेखक क्या कह रहा है कि जो असम है और उसके आसपास के जो और देश हैं वहाँ की फौजें जमा हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि वो वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद भी जो इधर जो ब्रिटिश थी, जो रूल करती थी ब्रिटिश, उसकी जो आर्मी थी, उन्होंने स्थानीय जो वहाँ के लोकल पब्लिक थी, लोकल जनता थी, जो उन पर अपने अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उनके ऊपर सितम ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, उनको बहुत टॉर्चर कर रही थी, उन्हें अनवांटेड चीज़ों के लिए भी उन्हें पनिश किया जा रहा था। तब आम लोगों ने देश सेवक संगठनों से जुड़कर अपने प्राणों की आहुति देकर आतंकियों को सबक सिखाया। तब जो वहाँ की जो आम पब्लिक थी, जो जैसे मैं आप और आम पब्लिक है, तो आम पब्लिक ने देश के जो सेवक संगठन थे, उन देश के सेवक संगठनों से जुड़कर जो ग्रुप बना हुआ था, जो क्रांतिकारी थे, जो देश की सेवा के लिए, जो देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, जो देश की उन्नति करना चाहते थे, वे चाहते थे कि हमारे देश से ये ब्रिटिश चले जाएं। तो उन लोगों से जुड़कर उन्होंने, जो वे आम जनता है, उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा, अपनी प्राणों की परवाह ना करते हुए, चिंता ना करते हुए, अपनी प्राणों की उन अत्याचारी को सबक सिखाने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। किन अत्याचारी को? वे ब्रिटिश अत्याचारी जो उनको नाजायज, जो उनको बेबात उनको परेशान कर रहे थे, जिनका उनका कोई लेन देन है, तब भी उनको ऊपर परेशानी कर रहे थे। तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए लोकल जनता ने अपने प्राणों उनको सबक सिखाने के लिए कि इनको हम सबक सिखाएं, उनको ये लेसन दे, उन्होंने अपनी प्राणों की भी आहुति देकर उनको सबक सिखाया। तो इस लेसन में अब आपको समझ में आया होगा कि इस लेसन में किसके बारे में। तो इस लेसन में जो असम की वहाँ की लोकल जनता थी, कैसे उन्होंने ब्रिटिश लोगों को सबक सिखाया, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। समूचा देश उन दिनों मिलिट्री की एक विराट छावनी बना हुआ था। जो पूरा देश है, समूचा पूरा देश उन दिनों एक मिलिट्री की जो एयरफोर्स है उसकी एक विराट, वो बहुत बड़ी छावनी में बना हुआ था। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस, चारों तरफ सेना ही सेना, चारों तरफ क्या कहते हैं वायु सेना, क्या और ये चारों तरफ थल सेना, सब चारों तरफ सैनिक ही सैनिक थे। पूरा देश एक छावनी के रूप में बना हुआ था। जापानी सेना चिंदुई नदी के उस पार पहुंचाई थी। जो जापानी सेना थी चिंदुई नदी के उस पार पहुंचाई थी, जो असम के पास चिंदुई नदी है उसके पास पहुंचाई थी। ब्रिटिश, अमेरिकी, चीनी और ऑस्ट्रेलिया सेनाएं सारे असम में फैली हुई थी। तो जो जापानी सेना भी नदी के माध्यम से आ रही थी और वहीं पे ही ब्रिटिश, अमेरिकी, चीनी और ऑस्ट्रेलिया सेनाएं सारे असम में फैली हुई थी। ऊपर से यमदूतों की तरह दया मायाहीन पुलिस और सीआईडी हाथ धोकर देश सेवकों के पीछे पड़ी हुई थी। अब
वहाँ पे क्या होता है कि जो और ऊपर से वो क्या कह रहे हैं लेखक कि ऊपर से यमदूतों की तरह है, कि जैसे यमदूत होते हैं, जैसे आते हैं ना यमदूत, आपने देखे भी होंगे कार्टून्स वगैरह में, वो सींग वगैरह, यमदूत की तरह है, दयाहीन, जो कि जरा सी भी उनके मन में दया नहीं थी, कोई भावना नहीं थी दया की, अत्याचारियों की तरह पुलिस और सीआईडी हाथ धोकर देश के जो लोकल जनता थी, जो देश के सेवक थे, जो देश को का उद्धार करना चाहते थे, देश की उन्नति करना चाहते थे, देश को चाहते थे कि देश आज़ाद हो जाए, उन लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। कमी देशद्रोहियों की भी नहीं है, शहर तो शहर, गांव तो गांव तक में इन दुष्टों के दल खड़े हो गए। कमी देशद्रोहियों की, यानी कि जो देशद्रोही हैं, जो देश के लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, या देश के लिए देश का विद्रोह कर रहे थे, तो देश की उन्नति में बाधा बन रहे थे, उनकी भी कमी नहीं थी, क्योंकि शहर तो शहर, मतलब शहर शहर ही नहीं बल्कि गांव में भी इन लोगों के दल खड़े हुए थे, इन देशद्रोहियों के, जो देश के लिए गद्दारी का काम कर रहे थे, तो देश के लिए गद्दार थे, जो देश का भला नहीं चाहते थे, उनके शहर में नहीं, गांव में भी चारों ओर इन दुष्टों का दल खड़ा था, इन अत्याचारियों का दल खड़ा हुए थे, फैले हुए थे। खड़े हुए से मिलते कि फैले हुए थे, वहाँ वो लोग अवेलेबल थे। यह दशा होते हुए भी कार्यकर्ताओं ने न साहस छोड़ा, न मन में निराशा आने दी। ये इतनी बुरी दशा होने के बाद भी जो कार्यकर्ता थे, जो देश के सेवक थे, सच्चे सेवक जो थे कार्यकर्ता, उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा और न ही मन में निराशा आने दी। उन्होंने ना अपने के अंदर जो उनकी बहादुरी से, जिस साहस से वे उस कार्य में लगे हुए थे, उन्होंने वो ना तो अपना साहस छोड़ा और न ही अपने अंदर कोई निराशा की कोई किरण पैदा होने दी। वे राज्य को सेना के सितम से बचाने के लिए और देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के लिए अच्छे और विश्वास व्यक्तियों की खोज कर अपने साथ ले रहे थे। इस क्रम में कानपुर में उनकी दृष्टि किशोर व पार करते धनपुर पर पड़ी। तो वे राज्य जो राज्य था हमारा कौन सा, कि असम राज्य को सेना के सितम से बचाने के लिए, सेना के जो अत्याचार हो रहे थे उनको बचाने के लिए, देश और बचाने के लिए, और अपने देश को भी, खाली राज्य को नहीं बल्कि देश पर भी, क्योंकि वे तो पूरे देश पर, जो ब्रिटिश थे, जो वे अंग्रेज थे, वो पूरे हमारे देश पर क्या कहते हैं, राज करते थे। तो उन्होंने केवल अपने राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे देश को अंग्रेजों की चुंगल से बचाने के लिए, अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए, कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, अच्छे और विश्वत व्यक्तियों को, मतलब अच्छे और समझदार और कर्मनिष्ठ लोगों की खोज कर अपने साथ वो अपनी टीम में इकट्ठे कर रहे थे, जिससे कि उनकी एक यूनियन बन जाए, एक अच्छी उनकी टीम बन जाए, कि जिससे कि वो कार्य अच्छे से कर सके। तो वे ऐसी गांव-गांव, शहर-शहर जाकर ऐसे लोगों की खोज कर रहे थे और जो उन्हें मिल रहे थे उनको अपनी उसमें शामिल कर रहे थे। इसी क्रम में कानपुर में उनकी दृष्टि जब इसी कार्य में लगे हुए थे, जो देश के सच्चे सेवक थे, उनकी दृष्टि किशोर व पार करते धनपुर पर पड़ी। उनकी ये पार करते हुए उन्हें एक धनपुर गांव पर पड़ी। धनपुर लश्कर तरुणाई की साकार मूर्ति। धनपुर लश्कर जो है तरुणाई की एक साकार मूर्ति है। गोल मटोल चेहरा, काली घनी मूछों की रेख, बाल पीछे को कंघी किए हुए, लंबी बलिष्ठ देह, बड़ी बड़ी आंखें, पैनी बेधक दृष्टि। जो धनपुर लश्कर है उनकी तरुणाओं, जो उन लेखक ने जो उसकी वो बताई है, जो धनपुर लश्कर की जो उन्होंने व्याख्या की है कि तरुणाओं की साकार मूर्ति, यानी कि यौवन की पूरी एक साकार मूर्ति थी, जिसका गोल मटोल चेहरा, काली घनी मूछें की, बाल पीछे को कंघी किए हुए, लंबी बलिष्ठ है, लंबी मतलब अच्छा हल्दी हष्ट पुष्ट उनकी शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, पैनी भेदक दृष्टि, और बिल्कुल पैनी भेदक यानी कि भेदने वाली, किसी को जिसको देख ले उसको बिल्कुल भेद दे, ऐसी उनकी दृष्टि थी। जो इसे देखता प्रभावित हुए बिना रह रहे, जो भी उनको देखता बहुत ही प्रभावित उनसे होता। कौन कौन है वो? धनपुर लश्कर।
लगता जैसे आंखों से अग्निशिखाएं फूट पड़ी हैं। सतत क्रियाशील पर बहुत चेष्टाएं करके भी हाई स्कूल की दहलीज पार न कर सका। और लगता जैसे आंखों से अग्निशिखाएं फूट पड़ी हैं। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उनकी आंखों से आग की लपेटें निकल रही हैं, फूट पड़ रही हैं। सतत क्रियाशील पर बहुत चेष्टाएं करके भी हाई स्कूल के दहलीज पार न कर सका। बहुत ही क्रियाशील, बहुत ही मेहनती होने के बाद भी धनपुर लश्कर हाई स्कूल की दहलीज को पार नहीं कर सकी कि वो हाई स्कूल मतलब 10th क्लास भी वो पास नहीं कर पाए। इतनी पढ़ने की चेष्टा होने के बाद भी कि उनका जो पढ़ने की चेष्टा थी बहुत मतलब उनकी इच्छा थी कि मैं 10th पार कर लूँ, लेकिन वो 10th पास नहीं हो पाए। आंदोलनकारियों के साथ धनपुर लश्कर के शामिल होने के बाद एक दिन कानपुर में टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। आंदोलनकारियों के साथ धनपुर लश्कर के शामिल होने पर जो आंदोलनकारी थे, जो देश के सेवक थे, क्रांतिकारी थे, जो देश के सच्चे कर्मठ सेवक थे, वो उन आंदोलनकारी जो आंदोलन करने वाले होते हैं उन्हें आंदोलनकारी कहते हैं। तो आंदोलनकारियों के साथ धनपुर लश्कर जब जुड़ गए, जब उन्होंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, तो उनके शामिल होने के बाद ही तभी कानपुर में, जो कानपुर गांव था, टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। साजे घिरे रेल लाइन की फिश प्लेट भी निकाल दी गई और सांझ से घिरे जो रेल लाइन थी उसकी फिश प्लेट भी उन्होंने निकाल दी। किन्होंने? उन अंग्रेजों ने, उन अत्याचारी लोगों ने, जो ये नहीं चाहते थे कि जो देश आज़ाद हो जाए या देश की उन्नति हो जाए। परिणाम यह हुआ कि गोला बारूद से लदी चली आती मालगाड़ी बड़बड़ाकर नीचे गिर गई। अब क्या हुआ, जो उन्होंने वो फिश प्लेट निकाल दी ट्रैक पे से, रेलवे लाइन पे से, तो जो गोला बारूद की लदी हुई मालगाड़ी आ रही थी वो धड़ से बड़बड़ करते हुए नीचे गिर गई। उसमें आग लग गई। इस हादसे से पास वाले मिलिट्री कैंप के जैसे हाथ ही कट गए और वहाँ पे जहाँ पे वो गिरी तो वहीं पर ही मिलिट्री वालों का कैंप लगा हुआ था। मिलिट्री वालों की सेना का कैंप वहाँ पे लगा हुआ था। वहाँ पे एक छावनी थी। तो जैसे ही वो रेलगाड़ी गिरी तो उसमें वो मालगाड़ी जैसी गिरी तो उसमें आग लग गई और इस हादसे से पास वाला जो वहाँ का मिलिट्री कैंप था उसमें उनकी इतना नुकसान हो गया, उनको इतना परेशानी का सामना की, जैसे उनके हाथ काट लिए। जैसे हमारे हाथ हैं, हम अपने हाथों से काम करते हैं, तो जैसे हमारे अगर हाथ काट लिए जाएं तो हम क्या हो जाएंगे बच्चों? हम बेसहारा हो जाएंगे। तो ठीक वैसे ही मिलिट्री कैंप में जो वहाँ वो मालगाड़ी का जो बारूद था उससे जो धमाका हुआ, उससे मिलिट्री कैंप के जो सैनिक थे उनके ऐसे ही हालत हो गई, वे बेसहारा हो गए, उनके बिल्कुल हाथ कट गए। दूसरे दिन यमुनामुख पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराया गया। 2 रेलवे पुल ध्वस्त किए गए। दूसरे दिन जो यमुनामुख का एरिया था के पुलिस स्टेशन पर तिरंगा झंडा वहाँ पे फहराया गया। 2 रेलवे पुल और 2 रेलवे पुल भी ध्वस्त कर दिए थे। इन सब कामों में प्रमुख भूमिका धनपुर की थी। जो ये सब काम कर रहा था, इन सब के कामों की किसने कर दिया? ये साझे घिरे आलम ने। ये सब कार्य कौन कर रहा था? ये धनपुर लश्कर कर रहा था। और इन सब कामों में प्रमुख भूमिका किसकी थी? धनपुर की, जिससे उसने जिस बहादुरी और सफाई के साथ अपने दायित्व की पूर्ति की, उसे देखकर साथी भी राम ही नहीं, अन्य लोग भी दंग रह गए। तो जब धनपुर लश्कर ने आंदोलनकारियों के साथ जब से जुड़े, वो एक के बाद ऐसे कार्य करते चले गए कि वे सबको आंखों में वे बहाने लगे थे। क्या क्या कार्य करिए धनपुर लश्कर ने? धनपुर लश्कर ने जो कानपुर जो गांव था उसमें उन्होंने पहले क्या किया? टेलीफोन और टेलीग्राम के जो वायर जा रही थी उसको काट दिया। फिर उन्होंने रेलवे स्टेशन
क्योंकि उन्होंने ये इसलिए किया जिससे कि पहले तो किसी का कोई कांटेक्ट ना हो सके, क्योंकि पहले टेलीफोन और जो टेलीग्राम था उसी के माध्यम से ही कांटेक्ट किया जाता था, आने जाने में बहुत टाइम लगता था। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, टेलीफोन और टेलीग्राम का उन्होंने सबसे पहले वो काट दिया। फिर उसके बाद उन्हें पता चला कि बारूद की मालगाड़ी आ रही है, तो उन्होंने बारूद की मालगाड़ी को भी, जो रेलवे लाइन की जो फिश प्लेट होती है उसको भी उन्होंने निकाल दिया। और आप देख भी रहे होंगे पिक्चर्स में, देखो कि ये यहाँ पे उनकी फ़िश प्लेट निकाल रहे हैं। तो फ़िश प्लेट निकालने से क्या होता है कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी चल नहीं पाती आगे, और उसको बैलेंस बिगड़ने से गाड़ी वहीं पे गिर जाती है। तो फिर क्या होता है कि गाड़ी का उन्होंने रेलवे लाइन की फ़िश प्लेट भी निकाल दी, और परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, जो गोला बारूद की गाड़ी थी वो उसका बैलेंस सही ना बनेगा, वो बड़बड़ा कर वो वहीं पे गिर गई। कहाँ गिर गई, अब जहाँ पे मिलिट्री कैंप का, जहाँ पे सेना का कैंप लगा हुआ था, वहाँ पे वह गाड़ी गिर गई, जिससे कि वहाँ के जो सैनिक थे उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी के हाथ काट लिए गए। तो वो बिल्कुल निहत्थे हो गए। उनके जो सैनिक थे, बहुत सैनिक मारे गए वहाँ पर, जो उनका अपना हथियार थे वे सब नष्ट हो गए। तो ऐसे उनका सब कुछ ध्वस्त हो गया। इतना करने के बाद भी जो हमारे धनपुर हैं वो तब भी नहीं रोके। फिर उन्होंने दूसरे दिन यमुना मुख पे जाकर अपना पुलिस स्टेशन पर पहले अपना तिरंगा झंडा फहराया। उन्होंने अपना तिरंगे झंडे को फहराकर उसके बाद उन्होंने क्या किया, झंडा जो वहाँ पर आने वाली जो पुल थे उन 2 पुलों को उन्होंने उड़ा दिया, उनको भी ध्वस्त कर दिया, उनको भी गिरा दिया, रेलवे पुलों को, जिससे कि कोई रेलगाड़ी कोई मालगाड़ी इधर से उधर ना आ सके। इन सब कामों का प्रमुख भूमिका कौन निभा रहे थे, इन सब कामों की प्रमुख भूमिका धनपुर निभा रहे थे। उन्होंने जिस बहादुरी और सफाई के साथ अपने दायित्व की पूर्ति की, उसे देखकर साथी बीबी रामी ने अन्य सभी लोग दंग रह गए। और वे जिस सफाई से, जिस हिम्मत से, जिस साहस से वो कार्य कर रहे थे, उनके सभी साथी और उनके जो साथी भीमी राम था वो ही नहीं बल्कि अन्य साथी जो पूरा ग्रुप था उनका, देश का जो आंदोलनकारियों का पूरा ग्रुप था, सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे, बहुत दंग हो गए थे कि इसने इतना कार्य कैसे किया और इतनी ही बहादुरी से और इतनी सूझबूझ से ये कार्य किया। इसके बाद तो जो होना था वही हुआ। पुलिस, CID, मिलिट्री के उत्पात बेहिसाब से हो गए। अब जब धनपुर ने इतना कार्य कर दिया तो ऑब्वियसली वहाँ पे उत्पात मचना था, बहुत तबाही मचनी थी। उन्होंने जो वहाँ की पुलिस थी, ब्रिटिश पुलिस, CID और मिलिट्री जो थे, उन सब ने उन लोगों पर, जो आम जनता थी, जो ये देश के सच्चे सेवक थे, इनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, इनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, इन्हें परेशान मारना शुरू कर दिया, इनकी खाने पीने के लिए इन्हें प्रॉब्लम होने लगी, इनके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। धनपुर भूमिगत हो गया। तो जो धनपुर था उसको क्या कर दिया उन्होंने, उसकी जो भूमि थी धनपुर की वो भी उन्होंने हड़प ली थी उनकी धन, तो भूमिगत हो गया। उसने मिस्त्री कारीगर का एक वेश धारण किया और कोई पहचान ही ना सके, और उसने एक मिस्त्री कारीगर का वेश धारण करके उन्हें उसका रूप धरा, और वो रूप इसलिए धरा कि कोई उन्हें पहचान ना सके। सब यही सोचते रहे कि धनपुर अचानक गया तो कहाँ गया। भूमिगत मतलब कि भूमि के अंदर समा जाना, भूमि मतलब अंडरग्राउंड हो जाना, कि धनपुर ऐसा हो गया जैसे अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जो किसी बात का पता ही नहीं चलता, अंडरग्राउंड हो जाना। तो वो अंडरग्राउंड कैसे हुआ कि उसने एक मिस्त्री कारीगर का रूप धारण किया था जिससे कोई उसे पहचान ना सके। और यह सब सोचते हुए कि धनपुर अचानक कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, धनपुर का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो सब लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे। तो बच्चों आज ये लेसन मेरा अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये लेसन कंटिन्यू कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।